अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने जब ऑनलाइन हमारे ऑफलाइन हमारे जो फेस टू फेस लेक्चर्स चल रहे थे उनमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर ली थी, तो बहुत क्विकली रिकॉल करेंगे हम लीनियर मैपिंग्स को और फिर जो हमारे कोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिफ्रेश करेंगे और फिर जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है उस पे जाएंगे और फिर हम कुछ जो नॉन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ जाएंगे। तो जैसे मैं आपसे कहता रहा हूँ कि जो लीनियर मैपिंग्स हैं इनकी खास बात ये है कि ये वेक्टर स्पेसेस से वेक्टर स्पेसेस में होंगी और इनमें आपका जो ऑपरेशन ऑफ एडिशन है वो भी प्रिजर्व्ड रहेगा और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी प्रिजर्व्ड रहेगी। गौर कीजिए, लेट V and U be vector spaces over the same field K. A mapping F from V to U is called linear mapping or linear transformation if it satisfies the following two conditions. ये जो दो कंडीशंस हैं इसमें पहली कंडीशन अगर आप गौर करो तो फॉर एनी वेक्टर्स v एंड w फ्रॉम द वेक्टर स्पेस f of v plus w इज सेम एज f of v plus w। और दूसरी अगर आप देखें तो दूसरी क्या है, फॉर एनी स्केलर्स k and वेक्टर v in v f of k v is same as k f of v। नाउ जब हम लिनियरिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रिजर्व्ड रहेंगी। और जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में अगर आप k को 0 लिख दें तो ये f of 0 becomes 0। ओके, अब इन दोनों कंडीशंस को अगर हम एक साथ ट्रीट करें तो f of a plus av plus bw is equal to f of av plus f of bw by the first condition। और जो यहाँ पे जाके अगर मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करूं तो a और b स्केलर्स बाहर आ जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम ये जो डेफिनेशन की दो कंडीशंस हैं इनको ट्रीट करें, we can simply say f of av plus bw is equal to a f of v plus b f of w। अगर ये बात हम कह दें तो लिनियरिटी की दोनों कंडीशंस इसी में कवर हो जाती हैं। और अगर ये तो हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, तो अगर आपके पास m वेक्टर्स हो जाएं तो m वेक्टर्स भी यही वाले कंडीशन पूरी करते नजर आएंगे आपको। So f of av1 plus a2 v2 plus am vm is equal to a1 f of v1 plus a2 f of v2 plus so on am f of vm। अब जरा गौर करो कि ये जो a1 v1 plus a2 v2 plus so on am vm ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 से लेके vm वेक्टर्स का। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन का इमेज लेते हैं तो वो बुनियादी तौर पे इमेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक एग्जांपल है f r3 to r3, इसमें हमने प्रोजेक्शन कंसीडर की थी, प्रोजेक्शन xy प्लेन पे प्रोजेक्शन कंसीडर की थी। इसका मतलब z कोऑर्डिनेट 0 और बहुत ही सिंपली वेरीफाई किया जा सकता है कि दोनों कंडीशंस लीनियर मैपिंग की पूरी होती हैं। एक और मैपिंग है ये समझने के लिए कि जी कौन सी मैपिंग ऐसी है फिर जो लीनियर नहीं होगी। उसमें अगर आप ये इसके लिए अगर हम टर्म यूज कर लें ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में आप करते क्या है कि जी एक्स वाई की जगह चेंज कर दे, जो एक्स है वो एक्स प्लस वन पे चला जाए, जो वाई है वो वाई प्लस टू पे चला जाए। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये है तो R2 से R2 में ही, लेकिन इनमें 0 0 पे मैप नहीं होता। और जब 0 0 पे मैप नहीं हो रहा इसका मतलब ये कि वो जो कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन वो वायलेट हो रही है। तो हम इमीडिएटली यहाँ से ये कह देंगे कि ये वाली जो मैपिंग है ये लीनियर मैपिंग नहीं है। अच्छा, अब ना हमने जो वैरायटी ऑफ मैपिंग्स पढ़ रखी है जिनमें डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है। अब डेरिवेटिव आपका क्या करता है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल पे मैप करता है। इंटीग्रल क्या करता है, जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपको नंबर पे ले जाता है। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो वो नंबर पे ले जाएगा आपको। तो ये पहली चीज नोट करें कि जो v है अगर वो आपकी पॉलिनोमियल्स हो ओवर द रियल फील्ड तो जो डेरिवेटिव ऑपरेटर होगा ये v से v में ही होगा। और अगर आप चेक करें तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एडिशन को भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि हम ये सारी एक्सप्लेनेशंस लाइव कर चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल देखो अगर, तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो वेक्टर है वो नंबर के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो ये भी अगर गौर करो तो ये लीनियर मैपिंग की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो जो इंटीग्रल मैपिंग है ये भी लीनियर होगी और जो डेरिवेटिव है वो भी लीनियर हो गया। अब आपने ये नोट करना है कि मल्टीपल जो मैपिंग्स है ना, वो मैपिंग्स हम वो सारी कंसीडर कर लेंगे जो लीनियर मैपिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, चाहे वो डेरिवेटिव मैपिंग हो, इंटीग्रल मैपिंग्स हो, मैट्रिक्स मैपिंग्स हो एंड सो ऑन। जीरो मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग, ये दोनों भी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनको आप खुद ही देख लेंगे। अच्छा, अब
ये एक थ्योरम है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी इसी लेक्चर में आपको दूंगा, और ये हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं कि अगर दो वेक्टर स्पेसेस हों आपके पास V और W फील्ड के में, V1 ये जो V वेक्टर स्पेस है इसकी बेसिस में हम कहते हैं V1 से लेके Vn तक एलिमेंट्स हैं। जो दूसरी वेक्टर स्पेस है उसमें U1 से लेके UN तक एलिमेंट्स हो। ओके, अब ये दोनों की जो ये ओके, माय अपॉलॉजीज, V1 से लेके Vn तक ये बेसिस एलिमेंट्स हैं, और U1 से लेके UN तक ये कोई भी वेक्टर्स है, इनका बेसिस बनाना जरूरी नहीं है। तो फिर हम कहते क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैपिंग, यूनिक लीनियर मैपिंग फ्रॉम V to U such that f of V1 is becomes U1, f of V2 becomes U2 and so on, f of Vn becomes Un। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने V और U दोनों केसेस में R3 लिया था और हमने कैनोनिकल बेसिस कंसीडर किए थे। अगर मैं f of 1 0 0 का इमेज आपको बता दूं, लेट सपोज 5 6 है, f of 0 1 0 का इमेज बता दूं आपको कि 7 3 है, f of 0 0 1 का इमेज आपको बता दूं कि R3 का कोई भी एक और वेक्टर ले लो। मतलब कैनोनिकल बेसिस को मैंने R3 के 3 पॉइंट्स पे अपनी मर्जी से मैप कर। अब अगर मैंने 3 पॉइंट्स को लिया और उनको अपनी मर्जी से मैप कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि R3 का हर पॉइंट क्योंकि बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो बेसिस के इमेजेस अगर आपको पता हो तो आपको किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर फ्रॉम V उसका इमेज पता चल सकता है। ये हम सारी डिबेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका प्रूफ मैंने करना है, वो आपको सॉल्व प्रॉब्लम में करवाऊंगा। जो मैट्रिसेस है आपके, अगर आप m क्रॉस n का मैट्रिक्स लें तो ये अगर आप गौर करें तो जो m क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा इसमें n कॉलम्स होंगे, और ये जो kn है इसमें आपका ये कॉलम फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो a जो कि जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा और kn जिसके जो एंट्रीज हैं वो n क्रॉस 1 फॉर्म में आएंगी। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा वो एक m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा। तो ये वाली जो मैपिंग है f of au is equal to au, f of au ये जब u पे अप्लाई होगा दैट बिकम्स a टाइम्स u। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो मैट्रिक्स मैपिंग है जो कि kn के एलिमेंट्स को km पे लेके जा रही है, ये भी लीनियर है, क्योंकि ये जो पहली कंडीशन है ये आपको याद होगा वो मैट्रिक्स जो होती है ना मल्टीप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, और फिर अगर आप दूसरी कंडीशन में आप स्केलर को बीच में ले आए तो जो स्केलर्स हैं उनको आप बाहर लेके जा सकते हैं। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी पूरी हो रही है और जो एडिशन वाली है वो भी पूरी हो रही है। तो जो आपके मैट्रिसेस हैं ये भी लीनियर मैपिंग्स के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, अब जब हम ना ये बात लेके चल रहे हैं ना कि वेक्टर स्पेसेस के बीच में सारा कुछ हो रहा है, तो वेक्टर स्पेसेस के बीच में दोनों में अगर दो वेक्टर स्पेसेस हैं V और U, तो V में भी दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। U में भी वही दो ऑपरेशन है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो होमोमॉर्फिज्म आपको चेक ही नहीं करने की जरूरत, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म क्या करेगा, ऑपरेशंस प्रिजर्व करेगा, और वेक्टर स्पेसेस में तो है ही वो दोनों ऑपरेशंस, तो आपके वो ऑपरेशंस तो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व रहेंगे। करने की बात क्या है फिर? करने की बात यह है कि सिर्फ आप 1 1 और ऑन टू चेक कर, अगर आप 1 1 और ऑन टू चेक कर लो तो यही काफी है, और आप ये कह देंगे कि ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। अच्छा, हमने कर्नल की भी बात कर ली थी, कर्नल ऑफ एफ, इसमें हम ये जो वेक्टर स्पेस V है, ये जो कैपिटल V है, इसके वो वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे जो अंडर F0 पे जाते हैं। और फिर इमेज में हमने क्या किया था, हमने ये जो U है इसके वो वाले एलिमेंट्स कंसीडर किए थे जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। मतलब u in u that there exists v in v for which f of v is equal to u। मतलब u के वो एलिमेंट्स आपने कंसीडर कर लेने हैं जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। थ्योरम 5.3 में आपको करवा चुका हूँ। इसमें हमने ये साबित किया था कि कर्नल भी सबस्पेस बनाता है और इमेज भी सबस्पेस बनाता है। ये दोनों चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ। प्रोपोजिशन 5.4 को अभी पेंडिंग कर रहा हूँ, सॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ करवाऊंगा। अभी इसलिए पेंडिंग कर रहा हूँ ताकि जो अरेंजमेंट है वो मैनेज्ड रहे। ओके, वी मूव ऑन। हमने प्रोजेक्शन वाली एग्जांपल की थी जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कर रहे थे। तो जरा गौर कीजिए, एफ R3 to R3 अगर है तो एफ ऑफ एक्स वाई दिस बिकम्स 0 0, तो जो आपका इंटायर एक्स वाई प्लेन है वो तो एज इट इज आ जाता है, और जो आपका z एक्सिस है वो
उसकी वैल्यू z की वैल्यू 0, तब भी उसने 0 पे आना है, और z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो एंट्री रख दूं तब भी उसने 0 पे ही आना है। तो इसका जो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज ऑफ f इज ओनली xy प्लेन, और जो कर्नल ऑफ f है दिस इज z एक्सिस। ये भी हम अपनी लाइव डिस्कशन में कर चुके हैं। तो फिर हमने इसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम पे बात की थी, आपको शायद याद हो। ये वाली अगर आप मैपिंग देखें R3, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, z एक्सिस अपनी जगह पे रहता है और आप बाकी सारे पॉइंट्स को घुमा देते हो। यानी कि ये जो आपकी जो फिगर 5.2 है, इसमें ये जो z एक्सिस वाली लाइन है ये अपनी जगह पे रहे, और बाकी पूरा आपका जो xy प्लेन है उसको आप रोटेट कर दो। जब आप पूरे प्लेन को रोटेट कर दोगे तो जो z एक्सिस है वो अपनी जगह पे रहा इस सारे में, लेकिन बाकी सब घूम गया। लेकिन अगर आप इमेज देखोगे तो पूरे का पूरा R3 यूज हो रहा है, क्योंकि z के पॉइंट्स बहरहाल यूज तो हो रहे हैं। तो इस केस में सिर्फ 0 0 पे जाता है और बाकी पूरा R3 पे ही मैप होता है। इस केस में आप गौर ये करते हैं, जो इमेज ऑफ f है वो R3 है, और जो कर्नल ऑफ इमेज ऑफ g जो है वो R3 और जो कर्नल ऑफ g है दैट इज 0। एग्जाम्पल 5.8 देखिए। क्विकली इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं। अगर आप वेक्टर स्पेस ले लें जिसमें पॉलिनोमियल्स हों आपकी ओवर द रियल फील्ड, और h जो है ये आपका थर्ड डेरिवेटिव ऑपरेटर, मतलब आपने 3 डेरिवेटिव लेने हैं। ये कोई भी पॉलिनोमियल है और आपने 3 डेरिवेटिव लेने हैं। अब जरा गौर करो कि जब आप पहला डेरिवेटिव लेते हो तो कांस्टेंट आपके सारे 0। अगर आप 2 डेरिवेटिव लेते हो तो आपकी जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स है वो 0 हो गई। अगर आप 3 डेरिवेटिव ले लेते हो तो आपकी जो P2T मतलब जो आपका कर्नल है उसमें आपकी सारी की सारी कांस्टेंट वाली टर्म्स, आपकी सारी की सारी 1 डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स, और आपकी सारी की सारी 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स, वो सारी की सारी अब 0 हो जाएंगी। इस केस में जो आपका कर्नल है उसमें 3 तरह की पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 तक आ जाती है, मतलब 0 कांस्टेंट्स भी आ गए, डिग्री 1 वाले भी आ गए और डिग्री 2 वाले भी आ गए। ये सारा कुछ आ गया जी इसमें। और अगर आप इमेज की बात करें, इमेज ऑफ एच में आपकी सारी की सारी, अब ये ध्यान में रखो कि जो वी डिफाइन किया गया ना, इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री पे कोई चेक नहीं है। तो जो आपका इमेज ऑफ एच होगा ये वेक्टर स्पेस वी पूरी की पूरी बनेगी। अब ये वाली जो आपको एग्जांपल दी गई है ना, इसमें डायमेंशन फाइनाइट नहीं है। हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे, ये आगे चल के किसी जगह पे डिस्कस करेंगे। इसमें डायमेंशन फाइनाइट नहीं है। तो एग्जांपल 5.8 पे आपने ज़हन में रखना है कि रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। वो जो आपका रैंक नलिटी थ्योरम है उसमें हम उसको ट्राई ह्यूमन वेक्टर स्पेसेस पे करते होते हैं जिनमें डायमेंशन आपकी जो फाइनाइट डायमेंशनल हो, इन्फिनिट डायमेंशनल हो, उनको हम उसमें कंसीडर नहीं करते। ओके, अब आगे चलें। अगर तो कर्नल एंड इमेज ऑफ मैट्रिक्स मैपिंग्स, अगर हम इनको देखें तो अब आपने मैट्रिसेस की मैपिंग्स लेनी है, और जो मैट्रिसेस की मैपिंग्स हैं उनको देखना है कि उनका फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक्स लेते हैं तो कौन से वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर 0 आता है। आप अगर याद करो तो जब आपका होमोजीनियस सिस्टम होता है ax इक्वल टू 0, तो आपका कोई भी a हो, आप उसके साथ x आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं जिन पे वो जाके 0 होता है। ओके, फिर देखने की बात ये होती है कि ऐसे कितने x। अब वो वाले सॉल्यूशंस आपके हैं वो सारे के सारे जाते हैं जी कर्नल में, और उनको बोलते हैं हम नल स्पेस। और फिर जो हम अगर ए को मैट्रिक्स मैपिंग की तरह सोचें तो फिर ये जरा प्रोपोजिशन 5.5 पे आते हैं। अगर ए आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स हो ओवर अ फील्ड के व्यूड एज अ लीनियर मैपिंग, देन कर्नल ऑफ ए का मतलब होगा नल स्पेस ऑफ ए। यानी कि करना आपको क्या है कि ax इक्वल्स टू 0, x के जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको नल स्पेस देंगे, और जो बाकी के आंसर्स आएंगे आपके पास वो कॉलम स्पेस देंगे आप। तो ये वाली जो इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, और जो आपकी नल स्पेस है इसमें आप वो जो होमोजेनियस सिस्टम है आपका उसके सॉल्यूशंस है। ओके, वेरी क्विकली ये रैंक नलिटी थ्योरम आ गया। रैंक नलिटी थ्योरम में आपने गौर ये करना है कि वेक्टर स्पेस वी की आप फाइनाइट डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और आपका जो लीनियर मैपिंग है एफ वो V से U में है। तो आप गौर कीजिए कि ये जो रैंक नलिटी थ्योरम है वो इस वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन से इनिशिएट हो रहा है कि ये जो वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ F
प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ, और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ को हम बोलते हैं नलिटी, और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ को बोलते हैं हम रैंक। एग्जाम्पल 5.9 देखें। एग्जाम्पल 5.9 में आपका जो f है दैट इज फ्रॉम R4 टू R3। अब ये आपके ज़हन में रहे कि R4 की डायमेंशन हम इसको ओवर द रियल फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, डायमेंशन 4 होगी, और इस केस में जो इमेज है वो मैक्सिमम उसकी डायमेंशन 3 हो सकती है। तो ये ज़हन में रखें कि जो इसमें आपका कर्नल होगा उसकी डायमेंशन 1 से तो श्योरली बड़ी होगी। अब हम देखते हैं कि क्या वो 1 से बड़ी है या एग्जैक्टली 1 है, वो हम फिर आगे चल के देखेंगे। अब क्योंकि ये जो दोनों आपकी वेक्टर स्पेसेस हैं, इमेज ऑफ एफ आ गया या कर्नल ऑफ एफ आ गया, इनको हमें अभी इनका नहीं पता कि वो क्या चीजें हैं। तो जैसे मैं आपसे कहा करता था कि वेक्टर स्पेस आपको मालूम हो तो हम बेसिस पे चले जाते हैं, और बेसिस मालूम हो तो वेक्टर स्पेस पे चले जाते हैं। तो इन वेक्टर स्पेस को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि जी कर्नल में क्या आता है, इमेज में क्या आता है, तो हम करेंगे ये कि ये कर्नल और इमेज के बेसिस फाइंड आउट कर। अब ये आपने समझने की कोशिश करना है कि हम कर क्या रहे हैं। अब और इस क्वेश्चन में आपका टारगेट भी यही है कि जी आपने जो इमेज जो बेसिस है वो मालूम करनी है और डायमेंशन मालूम करनी है इमेज ऑफ एफ की और फिर कर्नल ऑफ एफ की। तो हम करेंगे कैसे ये, आप चारों पॉइंट्स एफ ऑफ 100 उसका इमेज ले लें इसी मैपिंग के तहत, तो वो आता है 1 2 3। एफ ऑफ 0 0 1 0 कंसीडर करो, 0 1 0 0 कंसीडर करो, तो ये -1 -2 -3 आ गया। एफ ऑफ 0 0 1 0 कंसीडर करो तो 1 3 4 आ गया। एफ ऑफ 0 0 0 1 कंसीडर करो तो 4 5 1 4 5 आ गया। अब R3 के अंदर आ गए जी 4 पॉइंट्स आपके पास। अब ये तो पक्की बात है कि R3 के अंदर अगर 4 पॉइंट्स आ गए तो लीनियर डिपेंडेंस तो है। अब लीनियर डिपेंडेंस होने का मतलब क्या है कि ये जो आपके वेक्टर्स हैं इनमें से कम एक ने तो, आप एक को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको रो फॉर्म में लिख दो, जैसे ये यहाँ पे लिख दिया गया 1 2 3 -1 -2 -3 1 3 4 1 4 5, तो ये पक्की बात है कि एक रो तो आपकी कम से कम 0 होनी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नोट क्या करते हैं, हम नोट ये करते हैं कि यहाँ पे तो 2 रोज 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 आपके आंसर्स आए थे इनमें 2 वेक्टर्स ऐसे हैं जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, तो 2 जो नहीं लिखे जा सकते वो हमने फिगर आउट कर 1 2 3 और दूसरा कर लिया जी 0 1 1। ये फॉर्म करते हैं जी इमेज ऑफ एफ की बेसिस। इसका मतलब ये है कि इमेज ऑफ एफ में की बेसिस में 2 एलिमेंट्स हैं और यूं इसकी डायमेंशन हो जाएगी 2। अब अगर इसकी डायमेंशन 2 हो गई तो फिर रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है जी कि फिर इसके रैंक की जो जो इसका रैंक होगा वो भी 2 होगा, यानी कि कर्नल ऑफ एफ की डायमेंशन भी 2 होगी। ओके, अब हम कर्नल ऑफ एफ का पीछा करते हैं। अब हमने करना क्या जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो कर्नल ऑफ एफ है उसके वो 2 डायमेंशनल सब स्पेस है। तो करेंगे क्या कि अब हम उसकी बेसिस फाइंड आउट करते हैं। उसकी बेसिस फाइंड आउट करने का तरीका कार क्या है कि हमने देखना ये है कि ये जो x माइनस वाई प्लस ये जो आपके ये जो आपकी एंट्रीज हैं ये सारी की सारी 0 पे जानी चाहिए। यानी कि x माइनस वाई प्लस जी प्लस टी ये भी 0 होगा, 2x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4t ये भी 0 होगा, 3x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5t ये भी 0 होगा। यानी कि ये तीनों किन x y पे जाके 0 होते हैं। तो हम इन सबको जब 0 के बराबर लिख देंगे तो ये सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम की हमने वैल्यूज वो ढूंढनी है, हमने वो ढूंढने हैं जी वेरिएबल्स। सिस्टम बनाना है, सिस्टम में अब आपके पास 4 आ जाएंगे अननोन्स और 3 इस केस में आ गई आपके पास इक्वेशंस। और जब इस सिस्टम का सोल्यूशन हमने देखना है तो वो सोल्यूशन हमें ये बताएगा कि ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो 0 0 पे जा रहे हैं, जो 0 0 0 पे जाएंगे। अब जब हम इसके सोल्यूशन का पीछा करते हैं तो ये हमें पता है कि 4 अननोन्स और 3 इक्वेशंस में इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आने हैं। जब इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आने हैं तो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस में आपको याद होगा एक टर्म हम यूज किया करते थे, फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होगा, फ्री वेरिएबल का मतलब ये होगा कि उसको आप अपनी मर्जी से वैल्यू देंगे और बाकी आपके पास सिस्टम बन जाएगा और उसकी वैल्यू यूनिक आ जाएगी। अब इस केस में गौर करें कि ये आपके पास एक 4 अननोन्स 3 इक्वेशंस, इसको रिड्यूस किया तो ये इक्वेशंस आ गई।
अब ये इक्वेशंस आई तो z प्लस 2t इक्वल टू 0, z प्लस 2t इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो एक ही बात हुई। अब फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, अब आपके पास ये जी 4 अननोन्स है और 2 इक्वेशंस है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 2 फ्री वेरिएबल्स हैं। अब अगर आपको वो पिवट और फ्री वेरिएबल की स्टोरी याद हो, तो यहाँ पे आप y को कहेंगे जी फ्री वेरिएबल और इधर आप t को कहेंगे फ्री वेरिएबल। अगर आपको पिवट और फ्री वेरिएबल वाली बात याद नहीं है, तो अपनी किताब खोलिए और उसमें पिछले चैप्टर्स में पिवट और फ्री वेरिएबल सारा कुछ मेंशन्ड है, वहां से देख लीजिए। तो इसमें y आपका फ्री वेरिएबल आ गया और साथ आपका t फ्री वेरिएबल आ गया। अब इसका मतलब ये है कि ये y को और t को आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इस केस में इसने वैल्यू दे दी 1 और 0। जब आपने 1 और 0 वैल्यू दे दी, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो अब बाकी आपके पास आ गया x प्लस z और z प्लस ये आपके पास आ गया जी z इक्वल टू 0। अब ये z इक्वल टू 0 भी हो गया, ये t इक्वल टू 0 आपने वैसे ही रखा हुआ है, y की वैल्यू आपने ये सेट कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास x की चॉइस एक ही बचती है, दैट इज -1। अब अगर y को 0 रख दें, t को 1 रख दें, तो दूसरा सोल्यूशन आपके पास ये आ गया। तो अब ये जो सोल्यूशन है इसका, वो इन्फिनिट मैनी हो सकते हैं। उनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। ये 2 क्यों लिए? क्योंकि ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 2 हमें अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाते हैं कर्नल से, तो हम कह देंगे ये बेसिस बनाते हैं। हम ज्यादा कंप्यूटेशन करेंगे नहीं। अब ये हर कोई अगर y की वैल्यू या y और t की वैल्यू आप चेंज कर दोगे, तो आपके ये आंसर्स डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम कर्नल की बेसिस ढूंढ रहे थे, तो हमें 2 ऐसे वेक्टर्स चाहिए थे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो हमने ये 2 ढूंढ लिए। ओके, अब अगर आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई है, तो इससे बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके सॉल्व प्रॉब्लम्स में। मैं ये लेक्चर जारी रखूंगा, इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, तो ये आपके साथ शेयर करूंगा और फिर यही लेक्चर जारी रहेगा और बाकी जो आपके साथ बात किया मैंने उसको मुकम्मल करता हूँ। खुदा हाफिज।